आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ बोल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका पास एक मोबाइल आया और मोबाइल में आप देखें कि नो सर्विस है, या तो मोबाइल में 2G नेटवर्क आ रहा है और 4G नहीं आ रहा है, या तो 2G आ रहा है 4G लो है और 5G टोटली नहीं आ रहा है। इस टाइप का जब प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट काम आपका है कि आप पहले क्या करते हैं कि मोबाइल में सेटिंग में जाके आप मोबाइल नेटवर्क में पहले चेक कर लेते हैं कौन सा बैंड में है, 2G 3G 4G 5G कौन सा बैंड में है कि ऑटो मोड में है। फिर नेटवर्क सिलेक्ट भी कर लेते हैं, बैंड सिलेक्ट भी कर लेते हैं। सब अगर हो रहा है, सब प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी नो सर्विस है, या तो 2G आ रहा है 4G नहीं आ रहा है, 5G नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जब हम हार्डवेयर पे काम करने जाते हैं तो पहला काम जो है हमारा एक चीज़ रहता है, वो है कि हम पहले 2G नेटवर्क का ये दो वोल्टेज को पहले हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट काम 2G नेटवर्क का हम पहले क्या करते हैं, दो वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं। ये है VPH और V-रेज वाला वोल्टेज, इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट काम होता है चेक करने का। फिर उसका बाद अगर हमको समझ में आया कि ये यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अब कब दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि मेरा 2G आ रहा है तो मैं 2G को चेक नहीं करूँगा, सिर्फ 4G नहीं आ रहा है तो 4G को चेक करूँगा। लेकिन नो सर्विस जहाँ पे आ जाता है तो उस कंडीशन में हम पहले 2G को चेक कर लेते हैं। 2G चेक करने का बाद 2G जब क्लियर हो गया, चेक कर लिए, फिर उसका बाद हम क्या करते हैं, सीधा सीधी चल जाते हैं 4G पे। क्योंकि जब आपका बोर्ड में 4G नहीं आता है तब आप 4G IC पे दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है APT IC और 4G को बाईपास करने में। 4G बाईपास नहीं होता है, 4G का वोल्टेज को हम लोग बाईपास करते हैं। लेकिन ये दो देखने के बाद जब समझ में आता है प्रॉब्लम यहाँ से भी नहीं है, तब हम सीधा एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है HDR। खास करके जिस फ़ोन में HDR लगा रहता है, जिस फ़ोन में HDR लगा रहता है उस टाइप का फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम में हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है। एक तो आपको नेटवर्क में HDR में आपको 3 सप्लाई देखना पड़ेगा। V-रेज 1.2 सॉरी V-रेज L2A जो है इसमें आपको 1.0 वोल्ट, और नेक्स्ट में 1.8 वोल्ट और एक 1.2 वोल्ट। ये जो तीनों सप्लाई ओके होना चाहिए। और ये कब आता है कि सिम लगाने का बाद जो है ये सप्लाई बनता है। तो आप सब मेहनत करने का बाद पता चला कि आपको कि सब सप्लाई ओके है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो HDR है इसको चेंज कर देते हैं, या तो ज़रूरत पड़ेगा तो इसका पेड़ का पूरा वैल्यू लेते हैं। इसमें समझ में आया कि पेड़ का वैल्यू ओके है और हम नया HDR भी लगा के डाल दिए, न्यू HDR जो है वो भी चेक कर लिए, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तब हम क्या करते हैं, 4G APT IC, क्योंकि कस्टमर ने मोबाइल दिया है और हमारा पास अगर जुगाड़ है, तब हम क्या करते हैं, ये जो 4G IC है, ये जो 4G IC है ये और APT, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो लास्ट में हम 2G को भी रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन चीज़ अभी ख़त्म नहीं होता है, फिर भी हम लगे रहते हैं एक चीज़ पे कि लास्ट अगर नहीं हो रहा है तो CPU को चेंज करो। सॉरी, क्वालकॉम में आप CPU चेंज नहीं करते हैं, CPU MMC दोनों को स्वैप करते हैं। तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं कि ये CPU को रिवॉल्व और पावर को चेंज और रिवॉल्व सब कुछ कर लिए, पेड वैल्यू भी कर लिए, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा एक लाइन का बारे में जो कि
आपको बहुत सारा सेट में सक्सेसफुल दिलाएगा। जब आप इतना सारा काम करने का बाद अगर कस्टमर को मोबाइल रिटर्न कर देते हैं कि बोर्ड बैंड है या सीपीयू में फॉल्ट है, मेरा पास स्क्रैप नहीं है, स्वैपिंग नहीं कर सकता हूँ, स्वैपिंग के लिए बोर्ड नहीं है, तब कस्टमर और कहीं जाके अगर बना के ले आते हैं तो हमको दिक्कत होता है। तकलीफ तो लगेगा क्योंकि हम इतना सारा मेहनत किए थे। तो क्या लाइन है जिसको हम लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग तो सारा चेक कर लिए, क्योंकि पेड वैल्यू चेक करने के बाद कोई भी मोबाइल का अगर आप पेड वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लिए ये हो गया एक आईसी, एक पावर आईसी है सर, ये तो पावर आईसी है प्लस इसमें चार्जिंग भी इंक्लूड है। तो ये आईसी में मान लीजिए, और यहाँ पे और एक पावर आईसी है, यहाँ पे इसमें डबल पावर आईसी है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप पेड वैल्यू ले लिए, पेड वैल्यू लेने के बाद आपको शॉर्टिंग नहीं मिला, कोई लाइन मिस नहीं मिला, किसी में जीआर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब अगर ओके है तो आप तो परेशान हो जाएंगे, काम क्या करना है, सब मेहनत कर लिए, सीपीयू रिवॉल्व सब कुछ खत्म, तो बचा क्या। तो उसी लाइन का बारे में ही आज जानेंगे, क्योंकि मैं जो डायग्राम बनाया हूँ वो नॉर्मल जो बेसिक का लाइन भी समझ रहा है उसको भी समझ में आएगा, जो एडवांस में जाना भी चाहता है उसको भी समझ में आएगा। इसीलिए मैं थ्रोली एक बार बोर्नियो का एक डायग्राम से आपको समझाया, ताकि आप फोल्ड को एक बार समझने से फिर आगे जो प्रॉब्लम कहाँ से आता है उसको आप समझ पाएंगे। थ्रोली हम बेसिक से समझेंगे शुरू से, एक्चुअली में काम कहाँ होता है, कैसे होता है, तब हमको क्लियर आएगा। तो हमारे मोबाइल में एक चार्जिंग आईसी होता है, चार्जिंग आईसी से एक लाइन निकलता है पावर आईसी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच। क्वालकॉम में वीपीएच बोलते हैं, मीडियाटेक में VSYS बोलते हैं। ये जो वीपीएच का जो लाइन है, वहीं से और एक लाइन जब पावर आईसी में वीपीएच इन हो जाता है तो और एक लाइन निकलता है, एक उसमें एक बॉक कॉइल रहता है, और वो बॉक कॉइल पे आपको एक चीज़ मिल जाएगा। वो क्या है कि एक हाई एलडीओ। देखिए आपको वीपीएच बन गया चार्जिंग आईसी से, फिर आपका हाई एलडीओ बन गया। जब ये दो बन जाता है तब क्या होता है कि और एक लाइन निकलता है, वो फिर निकलता है लो एलडीओ। लो एलडीओ जब आपका बन गया, लो एलडीओ जब आपका बन जाता है, तब हाई एलडीओ लो एलडीओ का बाद तब आता है बक सप्लाई। अब बक सप्लाई जो है सीधा सीधी सीपीयू पे जाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करना है। गौर क्या करना है कि मान लीजिए आप एक डेड मोबाइल बना रहे हैं, चेक करने का टाइम में पता चला कि आपका ये जो बक सप्लाई है इसमें फ्लक्चुएशन है और कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं, ये सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं, तो जो फ्लक्चुएशन रहता है वो स्टेबल हो जाता है शॉर्टिंग नहीं रहने से। लेकिन वहाँ पे गौर कीजिए कि आप चेक किए कि ये जो तीनों सप्लाई है, ये तीनों है, मैं यहाँ पे टोटल 5 लिया हूँ, 3 तो नहीं, मैं हिसाब करूँगा 2 को। एक हो गया नेटवर्क का, ये नेटवर्क, ये हो गया नेटवर्क का। तो बाकी ये 2 में जीआर ओके है, लेकिन सप्लाई जो 800 या 0.1 वोल्ट इस टाइप का जो आना चाहिए, उस जगह में क्या हो रहा है कि टोटली 0 वोल्ट। तो उस समय आपको एक चीज़ समझ में आता है कि हम शॉर्टिंग देखे नहीं है कुछ भी, तो हम सीधा पावर को चेंज कर दिए, ये पावर को चेंज कर दिए, फिर भी नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं ना कि क्रिस्टल को चेंज करते हैं। क्रिस्टल मतलब 100। अब ये क्रिस्टल काम कैसे करता है उसको एक बार जान लेते हैं। क्रिस्टल काम कैसे करता है, देखिए क्रिस्टल को काम करने के लिए एक 100 का 4 पॉइंट होता है। अब चारों पॉइंट में एक हो गया ग्राउंड और एक हो गया थर्मल लाइन। ग्राउंड और थर्मल लाइन जब हो गया मतलब और एक इनपुट होगा तब जाके आउटपुट होगा, एक इनपुट हो गया तब एक आउटपुट भी हो गया। तो अब क्रिस्टल का जो लाइन है वो चालू हो गया। क्रिस्टल में क्या होता है,
क्रिस्टल में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है इसमें क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, पावर, सीपीयू, ये तीनों, ये दो अगर ओके रहेगा, ये दो अगर ओके है, तब पावर क्या करता है, ये जो इन आउट सप्लाई है और ये थर्मल जो सप्लाई आता है, थर्मिस्टर का जो सप्लाई आता है पावर से, उसका जरिया से क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, क्रिस्टल को सप्लाई मिल जाता है, तब ये बक में फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट होता है। अगर सेट डेड है तो फ्लक्चुएशन होगा, अगर सेट डेड नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को बदल देते हैं। क्रिस्टल को बदलने का बाद हमारा सेट जो है ओके हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया, अगर कहीं पावर और सीपीयू दोनों अगर ओके है तो ये जो सप्लाई है ये स्टेबल हो गया। एक बार स्टेबल हो गया तो काम करना चालू। तो यहीं से शुरू होता है नेटवर्क का फंडा। मैं और एक कॉइल को छोड़ दिया था, ये जो कॉइल है ये सिम लगाने का बाद आउट चालू होता है। सिम इन जब हो जाएगा तब ये क्या करता है कि पावर से सीपीयू पे कनेक्टिविटी इसका हो जाता है, क्योंकि सीपीयू से एक लाइन सिम पे रहता है, ट्रे पे 1.8 का। जब आप सिम को पुश करते हैं ना, तब ये 1.8 ग्राउंड से डिस्कनेक्ट होता है। सीपीयू समझ जाता है कि सिम लग चुका है। जब सिम लग चुका है तब क्या होता है ना, एक फीडबैक लाइन आता है पावर से, सॉरी सीपीयू से आता है और पावर से फिर क्या करता है ना, यहाँ पे एक बक लाइन चालू हो जाता है सीधा सीधी सीपीयू। तब क्या होता है ना, एक फीडबैक लाइन चालू होता है। तब क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और कैसे ज़रूरी है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे है। तब क्या होता है कि सीपीयू से एक फीडबैक लाइन यहाँ चालू होता है। जब फीडबैक लाइन चालू होता है, ये जो फीडबैक लाइन है जब सीपीयू पे पहुंचता है, तब क्या होता है कि ये जो आपका क्रिस्टल है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब एक डेड मोबाइल को चालू करने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, जब चाहिए, ये 2 कॉइल लगा था तब वो जनरेट कर रहा था। जब तीसरा कॉइल एक्टिव हो गया, मतलब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तब क्या होता है, पावर आईसी को समझ में आता है कि फीडबैक लाइन जब पहुंच गया, सीपीयू का जो फीडबैक लाइन है वो जब पावर पे पहुंचता है, पावर का काम है कि एक एलडीओ लाइन चालू करना। तब पावर क्या करता है, एक एलडीओ लाइन चालू करता है, जो कि वी रेज का नाम में वो एचडीआर पे चले आता है, और जिसको हम लोग वीडीडी बोलते हैं। वीडीडी वी रेज L3A 1.0 वोल्ट, और इसी को ही बोला जाता है क्यू लाइन। यही है सबसे इम्पोर्टेंट। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इतना सारा काम करने का बाद आपको पता चलता है कि मैं एक छोटा सा चीज़ के लिए ब्रेक हो गया, क्या मैं इसको मल्टीमीटर का जरिया में चेक नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। रियल फंडा है कि आपने जितना भी काम किया सब सही किए, लेकिन ये जो लाइन है, जब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देता है, तब ये लाइन में फ्रीक्वेंसी जाके एचडीआर पे ज़्यादा पहुंचता है। तब आपका 4G नेटवर्क 4G काम करना चालू करता है। जब तक ये क्यू लाइन पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं बनेगा, तब तक 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क आएगा नहीं। और कभी कभार ऐसा भी होता है, नो सर्विस है, आप सब मेहनत कर लिए तब भी काम नहीं कर रहा है, तब भी ये क्यू लाइन पे अगर वोल्टेज नहीं बना तब आता है। अच्छा, वोल्टेज नहीं बना मतलब आप एचडीआर का तो पेड वैल्यू लिए हैं, पेड वैल्यू ओके है, तब तो वोल्टेज बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ, तब 2G भी टोटली काम नहीं करेगा। ये है सबसे मेन चीज़। तो मान लीजिए कि हम पेड वैल्यू तो लिए थे, पेड वैल्यू में ये कभी पता नहीं चल पाएगा क्या,
रियल बात है कि जब आप पेड वैल्यू ले लिए तो पेड वैल्यू में आपको सब दिखाएगा क्लियर, ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीमीटर में या आपका बजर मोड में या आपका जीआर में आप चेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए डीएसओ। विदाउट डीएसओ आप फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइन है उसको चेक नहीं कर सकते। मल्टीमीटर में 1.0 आएगा, लेकिन इस बिना डीएसओ का फ्रीक्वेंसी चेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी अगर नेटवर्क सेक्शन का प्रॉब्लम आए, अगर आप 4G, APT, 2G, HDR पे अगर काम कर लिए, तो उस कंडीशन में आपको पहला पावर और CPU ये दोनों में काम करने से पहले अगर क्रिस्टल को आप देख लेते हैं, हो सके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर क्यू लाइन में प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको CPU रिवॉल्व और पावर चेंज, ये दो तो बचा ही है। तो इसीलिए DSO भी हमारा मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब में देखे रहेंगे, विदाउट डीएसओ आप मल्टीमीटर से ही नेटवर्क सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, कुछ ऐसा लाइन है। इस लाइन में प्रॉब्लम क्या था, अब 2G वर्क कर रहा है, मान लीजिए 2G ओके है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज भी ओके, सिर्फ 4G वर्क नहीं कर रहा है। तो 4G कहाँ कैसे करेगा ना, जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इस लाइन पे देगा तब वो 4G वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे 1.0 जो है मिल ही रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है एक 2G चल रहा है, 4G के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपको क्रिस्टल को चेंज करना पड़ता है। और एक चीज, ये प्रॉब्लम कब आता है, जिसमें 38 मेगापिक्सल का मेगाहर्ट्ज का जिसमें क्रिस्टल लगे रहता है, उसी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। खास करके नया मॉडल HDR जिसमें लगा होगा, नया मॉडल का 4G सेट है या तो न्यू मॉडल 5G सेट है, इसमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम 26 मेगापिक्सल वाला क्रिस्टल में मेगाहर्ट्ज वाला क्रिस्टल में ये प्रॉब्लम उतना नहीं आता है। लेटेस्ट फ़ोन में फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए लेटेस्ट फ़ोन में ये प्रॉब्लम बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्क सेक्शन का उतना लंबा जाने से पहले, जब APT, 4G, 2G और सारा लाइन और HDR का आप पेड वैल्यू ले लिए, तब भी सब ओके बता रहा है, तो उस कंडीशन में एक बार क्रिस्टल को चेंज करके देखना जरूरी है, क्योंकि आपका पास DSO नहीं है। ये एक बार चेंज करके देखना जरूरी है। और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बार हम बॉर्नियो पे चलेंगे। देखिए, ये बॉर्नियो में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्यू लाइन है, ये जो क्यू लाइन है, ये क्यू लाइन को आप DSO से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1.0 वोल्टेज आ रहा है, तब पर भी आपको DSO ज़रूरत पड़ेगा, एक चीज़। और ये क्यू लाइन सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं होता, ये क्यू लाइन के लिए टोटली इतना लाइन का काम चेक हो जाता है अगर आपका पास DSO है। क्योंकि क्रिस्टल जो है, कौन सा लाइन पे यहाँ काम कर रहा है क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी, ये VDD क्यू लाइन, एक क्यू लाइन के लिए फिर आपका टोटली यहाँ पे जितना वोल्टेज ज़रूरत पड़ गया 1.0, 1.2 का पूरा लाइन जिम्मेदार होता है। साथ में ये यहाँ पे देखिए VDD, यहाँ पे XO है, ये भी लाइन है, DTOP है, RX का, TX का जो काम करता है। तो इतना सारा लाइन को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपका फ्रीक्वेंसी सिर्फ पेड वैल्यू पे नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए DSO ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 और 2 और 3, ये 3 लाइन बहुत ज़रूरी है। खास करके ये 3 लाइन, ये और ये और ये 3 लाइन बहुत ज़रूरी है। 100 मतलब क्रिस्टल का चेकिंग के लिए, और उसको पैड वैल्यू नहीं कर सकते हैं, उसके लिए DSO चाहिए। तो नेटवर्क सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था क्यूलिंग का बाद। और आपको अगर नेटवर्क सेक्शन में कोई चीज़ में फिर भी फ़र्क प्रॉब्लम आता है क्यूलिंग छोड़ के,
तो भी बताइएगा, उसका बारे में भी थ्रोली एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लोग को जो है क्लियरली थोड़ा समझ में आ जाए और आप लोग का काम भी अच्छा हो। और मैं एक चैप्टर बेसिक का अधूरा रखा था, मीडियाटेक का साउंड सेक्शन का बारे में बताया था, तो और क्वालकॉम का बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमको कंपोनेंट्स का बारे में नॉलेज रखना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम क्लियर हो गए कि सिर्फ मल्टीमीटर में हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमको डीएसओ भी ज़रूरत पड़ता है मोबाइल रिपेयरिंग का काम में। नेटवर्क सेक्शन को छोड़ के और कौन सा सेक्शन में डीएसओ का वर्क है वो आप बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।